हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक अनदर वीडियो में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 का चैप्टर है सोशल साइंस का, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि जो डेट्स है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि जो डेट्स है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट वो ये है, दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी कि जो डेट्स है उनसे हमें ये फाइंड करने में मतलब मदद मिलती है कि कैसे चीज़ जो थी वो पास्ट में थी और अभी जो वही चीज़ है वो कैसे बदल गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको डेट से पता चलती है। अब जो अगला पॉइंट है वो है अर्लियर हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ द बैटल्स एंड बिग इवेंट्स सच एज द फॉलोइंग, यानी कि पहले के टाइम पे जो हिस्ट्री था वो अकाउंट होता था बैटल्स का या फिर बड़े इवेंट्स का, जैसे कि ये सारे नीचे में दिए हुए हैं वो। तो चलिए इनको एक बार एक वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द ईयर ए किंग वाज क्रोन्ड, यानी कि उस समय का डेट इंपॉर्टेंट होता था जबकि कोई एक किंग जो था उसे क्राउंड किया जाता था, यानी कि वो राजा बनता था जब उसे राजा बनाया जाता था। जो अगला पॉइंट है वो है द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड ए चाइल्ड, यानी कि वो साल जब उस किंग की शादी होती थी और उसके एक बच्चे होते थे। उसका जो अगला पॉइंट है वो द बैटल ही फॉट ए पार्टिकुलर वॉर और बैटल, यानी कि वैसा साल जब उसने किसी वॉर को लड़ा था या फिर किसी बैटल को उसने लड़ा था। फिर जो अगला पॉइंट है द ईयर ही डाइड, यानी कि वो साल जब वो मरा था। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, यानी कि वो साल जब वो किंग मरा था उसके बाद जब कोई नया एक राजा जो बना था, तो वो साल कब था जब वो राजा बना था। ये एक इम्पोर्टेंट डेट होता था। फिर उसके बाद जो अगला है वो है फॉर सच इवेंट्स डेट्स आर इम्पोर्टेंट हाउ एवर नाउ द कंसेप्ट हैज चेंज, यानी कि वैसे ऐसे इवेंट्स के लिए डेट्स जो थे वो पहले के टाइम पे इम्पोर्टेंट थे, यानी कि अर्लियर समय में। पर अभी का जो समय है अभी सब कुछ बदल चुका है। मोर इम्फोसिस इज गिवन ऑन वाई थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन वेन थिंग्स हैपन, यानी कि अभी के समय में ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ वो क्यों घटा, ना कि इस बात पे कि कब घटा था। यानी कि अभी डेट से ज़्यादा उसके हैपन होने की जो कारण था उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि डेट्स याद रखने पे। तब चलिए आगे देखते हैं। तो जो आगे है वो है विच डेट्स, यानी कौन से डेट्स। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द डेट्स अराउंड विच वी राइट हिस्ट्री बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि वैसे डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हमने किसी हिस्ट्री को लिखा था, तो उस वक्त हम उस पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है व्हेन द फोकस चेंज एंड वी लुक एट ए न्यू सेट ऑफ इवेंट्स, यानी जब हमारा फोकस बदलता है और हम एक नए सेट ऑफ इवेंट्स पे देखने लगते हैं, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स बिकम सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे ही हमारा फोकस बदलता है उसके बाद एक नया सेट ऑफ डेट हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इन हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द स्टेटस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस डू नॉट फिट इन, यानी कि हिस्ट्री जो है वो रिवॉल्व करता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ के थ्रू, यानी कि उनका जो जीवन था वो कैसा था, स्टेटस और एक्टिविटी जो कि इंडियन लोगों ने किया था, इन सभी चीज़ों के बीच में हिस्ट्री रिवॉल्व करता है। उसका जो अगला है फॉर फोकसिंग ऑन इंडियंस एक्टिविटीज़ इन न्यू फॉर्मेट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जो इंडियन के जो एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करने के लिए एक नया फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ा। एज सच ओल्ड सेट ऑफ डेट्स लूज इम्पोर्टेंस एंड ए न्यू सेट ऑफ डेट्स कम इनटू फोकस, यानी कि जब इंडियन एक्टिविटीज़ पे हमें फोकस करना पड़ा तो हमें नए फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ा, जिस कारण से जो ओल्ड सेट ऑफ डेट्स थे यानी कि जो पुराने डेट्स थे वो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे करके खोने लगे और नए सेट्स ऑफ डेट आ गए, जिस पे लोगों ने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो है हाउ डू वी पीरियोडाइज। इट वाज इन 1817 दैट जेम्स मिल्स इन हिज बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स, यानी कि 1817 का समय था जब जेम्स मिल्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बुक में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में। तो जो सबसे पहला पार्ट था वो था द हिंदू पीरियड, यानी कि वो समय जब हिंदू राजा महाराजा शासन किया करते थे। उसके बाद जो अगला था वो था द मुस्लिम पीरियड, यानी कि जब अकबर बाबर ये लोग जब शासन किया करते थे वो समय। फिर उसके बाद आता है द ब्रिटिश पीरियड, यानी कि वो समय जब ब्रिटिश हम पे राज किया करते थे। तो ये जो तीन है इस तीन पार्ट में डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति ने अपने एक बुक में। अब आगे देखते हैं। हाउ एवर इंडियंस हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू द फॉलोइंग,
यानी कि जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इन सारे चीज़ों में बांटा था। जो सबसे पहला था वो था एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन, जो बहुत सबसे पुराना हिस्ट्री था वो। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन के बाद का जो बीच में का जो हिस्ट्री था उसको। और उसके बाद थर्ड आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक हिस्ट्री। इन 3 पार्ट्स में जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को बांटा था। अब आगे देखते हैं। द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी लाइक रीजन, साइंस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। यानी कि जो मॉडर्न पीरियड है वो एसोसिएटेड है मॉडर्निटी के लिए, जैसे कि कोई भी कारण हुआ, या फिर साइंस यानी कि विज्ञान, लिबर्टी हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, या फिर इक्वलिटी हुआ। इन सारे चीज़ों को लेकर के जो मॉडर्न पीरियड का हिस्ट्री है वो इन पे बंधा हुआ है। जो अगला है वो है द मिडाइवल पीरियड वाज एसोसिएटेड विथ ए सोसाइटी वेयर मॉडर्निटी डिड नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो मिडाइवल पीरियड था, यानी कि एंशियंट पीरियड के बाद का पीरियड, बीच का जो पीरियड था वो, उस वक्त में जो सोसाइटी था वो उतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था, यानी कि मॉडर्निटी जो था वो उस समय पे एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनियल क्या होता है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया, established their rule, subjugated the local nawabs and rajahs, collected revenue to meet their expenses, bought goods they wanted to low prices, etc। यानी कि जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, वो इंडिया में आए, इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने रूल को। जो उस समय जो लोकल नवाब्स थे या फिर जो राजा थे उनसे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपने खर्च को उठाते थे। उसके बाद वो जो गुड्स यानी जो भी वस्तुएं उन्हें खरीदना होता था उसको सबसे लो प्राइस में खरीदते थे। और ये सारी चीज़ें थे जो कि ब्रिटिश लोग करते थे। द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज इन इंडियन वैल्यूज़, टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि जो ब्रिटिश रूल था उसने इंडियन वैल्यूज़ में, टेस्ट में, कस्टम्स में और प्रैक्टिसेस में बहुत सारे चेंज लाए। जो अगला पॉइंट है वो है द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर दैट लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। यानी कि वो वैसा प्रोसेस जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को लीड करता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली और कल्चरली, जिससे उन सभी चीज़ों में चेंज आता है, तो उसे हम कोलोनलाइजेशन कहते हैं, जो कि इंडिया पे ब्रिटिश लोगों ने किया था। अब आगे देखते हैं व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यानी कि वो क्या क्या सोर्सेज हैं जो कि हिस्टोरियंस यूज करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो जो सबसे पहले वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया था वो। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स। यानी कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी जो ब्रिटिश राज का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एवरी प्लान, इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन वाज क्लियरली रिटेन। यानी कि जितने सारे उनके प्लान्स थे, इंस्ट्रक्शन थे, पॉलिसीज थे और भी जो भी चीज़ थे वो सारे क्लियरली लिखे हुए थे। जो अगला पॉइंट हुआ है द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल द इम्पोर्टेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। यानी जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्हें ऐसा फील होता था कि जो भी इम्पोर्टेंट लेटर है या फिर डॉक्यूमेंट है उनको केयरफुली रखना चाहिए बचा करके। एज सच दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम तैयार किया जो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो इंस्टीट्यूशन होता था उससे अटैच था, और वो सारे जो कागज़ जो कि इम्पोर्टेंट थे उन्हें वो लोग रिकॉर्ड रूम में रख देते थे। जो अगला पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशन सच एज आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वेयर ऑल्सो इस्टेब्लिश फॉर प्रिजर्विंग रिकॉर्ड। यानी कि जो म्यूजियम हुए, आर्चीव्स हुए, इन्हें भी इस्टेब्लिश किया गया था जिससे कि वो लोग रिकॉर्ड को प्रिजर्व कर सके और रिकॉर्ड बचे रह सके। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड है जिनसे कि हमें पता चलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे लिखा गया। उसके बाद जो अगला है वो है सर्वेज। डिटेल्ड सर्वेज वेयर कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश टू मैप द इंटायर कंट्री। यानी कि बहुत ही डिटेल में सर्वे किया गया ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा में पूरे कंट्री को, इंटायर कंट्री को मैप करने के लिए, यानी इंटायर कंट्री के बारे में पता करने के लिए। उसके बाद अगला जो है वो है रिवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड इन विलेज इन ऑर्डर टू नो द टोपोग्राफी, द क्वालिटी ऑफ सॉइल, फ्लोरा, फौना, क्रॉपिंग पैटर्न etc। यानी रिवेन्यू का सर्वे किया गया जिससे कि विलेज के बारे में पता चल सके कि वहाँ के सॉइल का क्वालिटी क्या है, वहाँ पे कैसे क्रॉपिंग पैटर्न है, वहाँ पे कैसे कैसे पौधे उपज सकते हैं। ये सारी चीज़ों का जो सर्वे किया गया उस सर्वे का नाम दिया गया रिवेन्यू सर्वे। उसके बाद जो अगला है वो है टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशन वेयर हेल्ड एवरी 10 years which provided information about the distribution of population in different provinces, castes, religion and occupation। यानी कि जब 19th century का अंत आ रहा था उस वक्त सेंसस ऑपरेशन किया गया जो कि हर 10 साल बाद किया जाता था, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता था कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइड है, यानी कि कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है।
प्रोविंसेज में, कास्ट में, रिलीजन्स में और ऑक्यूपेशन में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अदर सर्वेज सच एज बोटेनिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज वेयर आल्सो कैरिड आउट। यानी कि ये सारे जो और एक्स्ट्रा सर्वेज है जो और कैरिड किए गए थे, तो ये सारे हो गए सर्वेज। उसके बाद जो है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, यानी कि वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस इन नोइंग व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे हमें ये नहीं पता चल पाता है कि कंट्री में जो और लोग थे वो क्या फील करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर नोइंग दैट अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर रीड विच ऑफ कोर्स वेयर मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड एज़ कम्पेयर टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनके बारे में पता कर पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऑफिशियल रिकॉर्ड के कंपैरिजन में। उसके बाद आता है सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वेयर एज फॉलोज, यानी कि कुछ नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो नीचे दिए गए हैं। पर्सनल डायरीज ऑफ पीपल, यानी कि वैसे लोगों के जो पर्सनल डायरीज होते थे, यानी कि जो खुद का उनका पर्सनल डायरी जिसमें वो पूरा अपना दिनचर्या लिखते थे। अगला है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स, यानी जो ट्रैवलर्स आते थे या फिर जो पिलग्रिम्स जो लोग घूमने आते थे उनका जो अकाउंट्स है वो। ऑटो बायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, यानी कि जो फेमस पीपल थे उनके जो ऑटोबायोग्राफीज़ थे उससे हमें पता चलता है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, राइटिंग ऑफ रिफॉर्मर्स, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट, यानी कि जो पॉपुलर बुक्स थे, न्यूज़पेपर थे और या फिर जो रिफॉर्मर्स ने जो राइटिंग किया था, यानी कि जो पोएट लिखा था या फिर कुछ भी जो लिखा था, वो उन सभी रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें यह पता चलता है कि जो लोग थे वो क्या सोचते थे। तो ये सारे अनऑफिशियल रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये सारे अनऑफिशियल रिकॉर्ड के थ्रू हमें पता चलता था कि लोग क्या सोचते थे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।